अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम दो टूक के साथ मैं हूं आपकी होस्ट शुमाइला नवाज। नाज़रीन, मशरिक़ वस्ता में बढ़ती कशीदगी, सालिसी का किरदार आखिर कौन अदा करेगा? ईरान पर अमेरिका और इसराइल के हमले, क्या खित्ते में एक नई जंग का आगाज होने जा रहा है? ईरान इसराइल जंग है और पाकिस्तान और अरब ममालिक पर इसके क्या असरात मुरतब होंगे, इस पर बात करेंगे। ईरान, पाकिस्तान, चीन और रूस की दरख्वास्त पर सिक्योरिटी काउंसिल का इजलास तलब किया गया है। ईरान के इसराइल पर हमले, दुनिया की जो नजरें हैं वो ईरानी रद्द अमल पर मरकूज हो चुकी हैं, जबकि आबनाए हरमज की बंदिश एक आम मामला है। और ईरान का अगला कदम क्या होगा और क्या असरात मुरतब करेगा ये दुनिया पर, इस पर भी ज़रूर बात करेंगे। जबकि ईरान और इसराइल के एक दूसरे पर हमलों का सिलसिला ताहाल जारी है और इसी हवाले से चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी कहते हैं कि ईरान की न्यूक्लियर तनसीबात पर हमला आलमी कवानीन की खिलाफ वर्जी गर्दाना जाएगा। क्या इसराइल दुनिया को तीसरी जंग अजीम की तरफ धकेल रहा है? ये आज के टॉपिक्स हैं जिन पर हम बात करेंगे और मेरे साथ जो मेरा पैनल मौजूद है मैं उसका तारुफ करवा दूं आपको। हमें ज्वाइन कर चुकी हैं नौरीन शम्स साहिबा, सीनियर सहाफ़ी हैं और पहली दफ़ा हमारे प्रोग्राम में ये मौजूद हैं। दूसरी जानिब मुनव्वर मिर्ज़ा साहब भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं, सीनियर तज्ज़ियाकार हैं और किसी तारुफ के मोहताज नहीं हैं ये दोनों हजरात। बहुत शुक्रिया आप दोनों का कि आप लोग यहाँ पर तशरीफ़ लाए। सबसे पहले मैं बात करना चाहूँगी नौरीन शम्स साहिबा से। नौरीन साहिबा, मशरिक़ वस्ता में जो कशीदगी बढ़ती चली जा रही है, जिस सूरत हाल आप देख रही हैं, ज़ाहिर है बड़ी गिरफ्त है आपकी इंटरनेशनल जो सूरत हाल है उस पर। तो पहले तो ये होता था कि जैसे पाकिस्तान और इंडिया में या हिंदुस्तान में जब तलखियाँ हुई, जो मार्का हक हुआ, तो उसमें अमेरिका दरमियान में कूदा। जब गजा की सूरत हाल हुई तो अमेरिका कूद गया। लेकिन अब कौन दरमियान में होगा? कैसे इस सिचुएशन को कंट्रोल करेगा? किसे आप देखती हैं कि किसे दरमियान में आना चाहिए? अमेरिका तो कूद गया है यहाँ पर, ठीक है। अच्छा। अब ये सालिसी के लिए तो नहीं कूदा। हाँ, वही मैं आपकी बात वो कर रही थी कि हाँ। वहां कूदा, इधर कूदा, तो सालिसी के लिए तो मेरे ख्याल से पाकिस्तान और इंडिया की जो जंग थी उसमें तो बहुत बेहतर तरीके से उन्होंने हमारे लिए बहुत अच्छा सपोर्टिव भी रहे और हमारे लिए मैं कहूंगी कि इंडिया के मुकाबले में बड़ी एक अच्छी डिप्लोमेसी और उनकी जो एफर्ट्स थी वो नजर आई। बट यहाँ पे सूरत हाल आप देख रहे हैं कि मशरिक़ वस्ता आज नहीं, 2023 से 7 अक्टूबर के जो भी हमले हुए और उसके बाद से जो भी नस्लकुशी चल रही है, जो भी हालात चल रहे हैं, अमेरिका का रोल भी वहाँ मौजूद है। लेकिन जब भी कभी सलामती कौंसिल में या यूनाइटेड नेशन में ऐसी कोई बात होती है वो वीटो कर देते हैं। तो अब यहाँ उनकी जो एक सबसे बड़ी मैं कहूंगी कि एक वोट बैंक था जिसकी वजह से वो प्रेसिडेंट बने डोनाल्ड ट्रम्प, और वो बार बार ये कहते रहे कि मैं 2 वीक्स देता हूँ, मैं 2 वीक्स देता हूँ। और वो 2 वीक्स की जगह एक मोमेंटरीली हमने देखा कि वो 13 जून में जो उन्होंने इसराइल ने हमला किया ईरान पर, जो कि एक नेगोशिएशन चल रही है, आप सिफारती ताल्लुकात के तौर पर नेगोशिएशन कर रहे हैं, डायलॉग कर रहे हैं, कतर इसमें इन्वॉल्व है, मिडिल ईस्ट के सारे लोग इस पे इन्वॉल्व हैं। तो लेकिन अब ये जो धोखाधही है कि आप फिर हमारे फैसिलिटीज में, जबकि हम कह रहे हैं, जबकि आपकी अपनी एजेंसी कह रही है कि वो इनरिचमेंट, वो काम जो हम न्यूक्लियर हथियार के बारे में कर रहे थे, हम तो मुज़ाकरात की टेबल पे बैठे थे, लेकिन आपने हमें धोखा दिया और अब आप कहते हैं कि हमने बम गिरा दिए, अब आओ पीस की बात करते हैं। तो ये मुमकिन नहीं है। ठीक है, ठीक है। मुनव्वर मिर्जा साहब से भी बात कर लेते हैं। मुनव्वर मिर्जा साहब, आप कैसे देखते हैं मशरिक़ वस्ता में जो? सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि असल में है क्या, जंग क्या है, ठीक, क्यों जंग हो रही है। चल आप बताइए। अमेरिका ने और ईरान के दरमियान एक न्यूक्लियर डील हुआ था 2015 जून में, मैं खुद वहां मौजूद था। हसन रूहानी साहब उस वक्त प्रेसिडेंट थे ईरान के। उस डील में नहीं, मतलब मैं उसको कवर करने के लिए गया। अच्छा, ओके, जी, ठीक है, वहां मौजूद था उस जगह। तो हसन रूहानी साहब ने बहुत एक्टिव रोल प्ले किया। आपको पता है प्रेसिडेंट थे ईरान के और उन्होंने ही इसको लेके चले थे। आपको याद है उनके ओबामा से भी बहुत अच्छे ताल्लुकात थे, उनके फॉरेन मिनिस्टर उससे बहुत अच्छे ताल्लुकात थे। और तमाम उसमें यूरोपियन कंट्रीज, चीन, रशिया और जर्मनी, यानी P5+1 कहते थे उसे। अच्छा। उसके साथ एक डील हो गई, ठीक है, न्यूक्लियर डील हो गई, ठीक है। उसके बाद ये हुआ कि जब ट्रम्प साहब आए, अच्छा, उसके बाद अमेरिका ने उन्हें $40 बिलियन जो ईरान के थे वो भी रिलीज कर दिए थे। आपको याद होगा तेहरान की सड़कों पे जश्न भी मनाया गया। जी, जी, अच्छा, उसके बाद जब ट्रम्प साहब आए तो उन्होंने कहा ये बड़ा नाकिस किस्म का वो है मायदा,
न्यूक्लियर डील जो है, और उन्होंने आकर इसे अच्छा, ये आप वो बात कर रहे हैं जब ट्रम्प साहब आए थे और उन्होंने ये बात आई थी कि बहुत सारी चीजें इन्होंने रिवर्स बैक कर दी हैं, जो कि बड़ी अहमकाना फेल भी लफ्ज खास तौर पे इस्तेमाल किया गया था उनके लिए। देखिए, ये तो आपकी मर्जी है, वो प्रेसिडेंट थे, वो अगर अमेरिका के इंटरेस्ट में समझते हैं तो मैं ये कोई लफ्ज इस्तेमाल नहीं करूंगा, वो जानते होंगे बेहतर कि कई माहिरीन ने ये कहा था कि इसके असरात बड़े, मुझसे आप ये ना कहलवाइए। अच्छा, आपकी मर्जी है, आपने कहा ना अहमकाना, तो मैं तो नहीं कह रहा, ये उनकी मर्जी है ना कि अगर वो समझते हैं अमेरिका का इंटरेस्ट ये है तो वो करे। ठीक। अच्छा, दूसरी बात ये है कि जब वो दोबारा आए, अच्छा, तो उसमें उन्होंने 3-4 बातें रखी थी मेजर। एक यूक्रेन की जंग बंद कराने का, गजा का मामला खत्म कराने का, और तीसरा उन्होंने ईरान के साथ दोबारा न्यूक्लियर डील करने के लिए कहा था। इसमें उन्होंने आयतुल्लाह खामेनाई जो रहबर आला हैं ईरान के, उनको एक बाकायदा खत लिखा, वो आपको प्रेस में भी आया था। उसमें उन्होंने कहा था आइए बैठकर बातचीत कर लेते हैं न्यूक्लियर डील के ऊपर, और इसको, लेकिन एक शर्त उन्होंने रखी थी, उन्होंने कहा माइनस बम। अच्छा, मतलब आप एनरिचमेंट नहीं कर सकते। अच्छा, अब मैं ईरान का मौक़िफ़ भी आपको बता दूं। ईरान का मौक़िफ़ थ्रू आउट ये रहा है कि वो कहता है हम बम को तो मुस्तरद करते हैं, बल्कि आयतुल्लाह खामेनाई का, बल्कि आयतुल्लाह खमीनी का फतवा, जो पहले एक फतवा है बाकायदा उनका कि ये हराम है बम बनाना, समझ गए? ठीक है। तो इसका मतलब है कि ईरान का अच्छा, उसके बाद आपने देखा कि मुज़ाकरात आखिरकार शुरू हो गया दोहा के अंदर। ठीक है। अच्छा, उसमें किसी ने सालिसी वालिसी नहीं की, चूंकि खत उन्होंने लिखा था, डायरेक्टली उन्होंने किया। ये मुतालबा सिर्फ अमेरिका का नहीं है, बल्कि रूस और चीन भी उस न्यूक्लियर डील में शामिल थे कि ईरान एनरिचमेंट नहीं करेगा। इस 5% उसी वो जो न्यूक्लियर डील थी पहली, उसके तहत ईरान को ये इजाज़त थी कि 5% वो एनरिचमेंट कर सकता। अच्छा, लेकिन अब आपने देखा होगा कि जब ये जब हमला किया था, उससे 4 दिन पहले आई जो इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी, उसने एक बयान दिया था जो कि असल में इसका मुहर्रिक बना। वो क्या बयान था? बयान ये था कि उन्होंने कहा कि नहीं, ईरान ने एनरिचमेंट 60% को के करीब कर लिया है। अच्छा, आपको याद होगा, अभी तो चाहिए तो 10-12 दिन की बात है। उसके बाद फौरन उसी को उस पर अमेरिका ने सारे उसने रिएक्ट किया, खासतौर पर यूरोपियन कंट्रीज वगैरह। यकीनी बात है, उनका एक स्टैंड है। ठीक है। अच्छा, उसके फौरन बाद अचानक प्रीएम्प्टिव अटैक कर दिया इसराइल ने, और फिर उसने तकरीबन आपने देखा कि उनके तमाम वो जो मिलिट्री वो इंस्टॉलेशन थे, फिर उनकी जो रेवोल्यूशन वो जो कमांड वगैरह थी, उसको सबको उसमें हलाक भी हो गए। तो और तीसरे स्टेप के तौर पे ये हुआ कि जो उनका जो नंताज का प्लांट था वो तो डैमेज हुआ, दूसरा प्लांट भी डैमेज। ये जो फर्दो वाला था, ये एक पहाड़ी के नीचे है, सुरंग के अंदर वाक़ है। ठीक है। अब ये फिर अमेरिका ने बम गिराकर वो भी उसने भी एंट्री दे दी। लेकिन इससे पहले मैं आपको बता दूं, ईरान के 2 दौर मुज़ाकरात के हो चुके थे, और इसमें मुज़ाकरात में हुआ यह था कि ईरान ने कहा कि हमें 10 रोज़ चाहिए। ठीक है, कि हम करेंगे। लेकिन इस 10 रोज़ के पहले ही इसराइल ने आकर हमला कर दिया। नतीजा ये है कि वो मुज़ाकरात जो थे वो वहीं से खत्म हो गए। अच्छा, तो ये खैर मुनव्वर मिर्ज़ा साहब के पास तो पूरी एक हिस्ट्री जाहिर है, इतना मैंने कहा इसलिए कि गहरा इंसान को क्लियर होना चाहिए, तज्ज़िया और तजुर्बा है, तो इसलिए उनको तो चैलेंज किया ही नहीं जा सकता। तो बहरहाल ठीक है। देखिए, ठीक है, जो भी मामलात हों या जो भी इंटरनेशनली जब हम देखते हैं, नौरीन आप भी इस बात को ज़रूर एग्री करेंगी कि जब इंटरनेशनली हम कोई भी चीज़ देखते हैं, जो फैसले किए जाते हैं, तो वो नेशनल इंटरेस्ट पे किए जाते हैं। लेकिन यहाँ हम ये देख रहे हैं कि एक ट्रम्प कोई एक बयान दे देता है, मतलब वो अब जैसे अभी आज की खबर है कि चेयरमैन बिलावल भुट्टो ने जैसे इस बात की निशानदेही की कि ईरान पे जो हमला किया गया वो आलमी कवानीन की खिलाफ वर्जी है। ठीक है, मुज़ाकरात अगर हो रहे हैं, मुज़ाकरात की बात हो रही है, और यहाँ पे अगर दरमियान में ही कोई ऐसा हमला हो जाता है तो ऑब्वियसली रिएक्शन तो आएगा उसका, क्योंकि उन्हें भी अपनी आवाम को जवाब देना है ना। ठीक है, सारी दुनिया इस पर देख रही है। इस पर कुछ कहना चाहेंगी तो जरूर। देखिए, मैं हमेशा से इस चीज़ को कहती हूँ, बहुत अच्छी हिस्ट्री इन्होंने बताई, लेकिन हम
वही मैंने कहा ना कि अब जो दौर है, इतना तेजी से इतनी रैपिडली चेंजेस आ रही हैं, दैट्स ऑल हैज बीन रैप्ड अप, और अब तो एवरीबडी इज लुकिंग फॉरवर्ड कि नेक्स्ट स्टेप क्या है। ठीक है, हमें हमेशा से पता है, और ये बात आज इसराइल नहीं कह रहा कि वो उसने 2 साल पहले बोला होगा, कि वो 20 साल से कह रहा है कि 5 साल के अंदर बना लेगा ईरान जौहरी हथियार, ये बना लेगा, अभी हमला कर दो। फिर इराक की अगर हम 80s और 81 की बात करें तो वहां से ईरान ने जो सबक सीखा कि भाई ओपन जो उन्होंने एटमी जो अपना प्लान बनाया, तो ये काम हम नहीं करेंगे, हमने इनसे सबक सीख लिया है, हम करेंगे इसको अंडरग्राउंड टनल में जाके। आपने नेशनल इंटरेस्ट की बात की, देखें हमारे मुल्क में की बात हो या अमेरिका की बात हो, आप अमेरिका अगर सुपर ग्लोबल पावर हैं और आप जवाबदेह हैं नॉट ओनली टू योर सिटीजन्स बल्कि ऑल ओवर द वर्ल्ड। जब आप ये बात करते हैं कि भाई हम पीस की बात कर रहे हैं, हम डिप्लोमेसी की बात कर रहे हैं, आप इतने बड़े मुल्क के सरबराह हैं और आप कोशिश कर रहे हैं कि एक जगह मैं पीस लाऊं, क्योंकि मैं चाहता हूं कि मैं सफीर बनूं अमन का, तो आपके जो एक्शंस हैं वो इसको डिफ्लेक्ट करें। आपने वोट भी अपनी आवाम से जो हासिल कहा, रिफ्लेक्शन वो नहीं है, वो रिफ्लेक्शन नहीं आ रही। आपने वोट जो है, आपका फर्स्ट बेस जो है, आई वाज देयर ओवर देयर जब ये इलेक्शंस हो रहे थे, तो आपका जो बंदा है, जो व्हाइट सुपरमेसिस्ट, जो कट्टर आप कहते हैं ना कि अमेरिकन हैं, वो इनको वोट ही इसी बेस पे दिया था कि भाई आप ये 2021 में यहाँ से अपनी फोर्सेस भी निकालें, हम अपनी फोर्सेस और अपनी जंग को अब किसी में शामिल नहीं होंगे। इवन इसराइल के मामले में बार्नी सैंडर्स जो उनकी अपोजिशन डेमोक्रेट हैं, उन्होंने भी अभी रैली निकाली और कितने लोग उसमें शामिल हुए हैं। अब ये जवाब उनको देना पड़ेगा कि एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के तौर पे अगर आपने किया है, कर लिया, आप जो आपकी बाई पार्टीसन पार्लियामेंट है, कांग्रेस, वियतनाम वॉर के बाद से ये हुआ था कलेक्टिव रेजोल्यूशन कि जब भी कभी इस तरह की कोई मिलिट्री एडवांसमेंट किसी भी मुल्क में होगी, तब उस सूरत में होगी जब एमिनेंट खतरा होगा अमेरिका को। ठीक, तो ये वाली चीज अब उसका जवाब उनको देना पड़ेगा, अपनी पार्लियामेंट में भी देना पड़ेगा, और वो खतरा बताना पड़ेगा जो कि बार बार IAEA हो या दूसरी और जितनी भी एटॉमिक जो रिपोर्ट्स आती हैं कि जहां हमें नजर आया कि वाकई क्या ईरान जो है जौहरी हथियार बना रहा था, और अगर बना रहा था और नहीं बना रहा था, लेकिन अब ये जितने उसूल या जितने भी जंग के कहते हैं ना कि वो एक डिप्लोमेसी चल रही थी, तो वो तो अब सपोर्ट लाइन में चली गई है। तो अब तो उसके पास कोई भी रास्ता नहीं है, वो डायलॉग्स पे क्यों आए, अब तो वो लाजमी बनाएगा क्योंकि उससे अपनी सलामती का खतरा है। बिल्कुल बिल्कुल, वो अपने लिए तो जरूर काम करेगा। बिल्कुल इस पर बात करेंगे नाज़रीन, गुफ्तगू का सिलसिला जारी रहेगा, लेकिन वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, गुफ्तगू के सिलसिले को हम आगे बढ़ाएंगे और अच्छी बात यह है कि ब्रिगेडियर तारिक खलील साहब ने भी हमें ज्वाइन कर लिया, उनसे भी बात करेंगे। लेकिन पहले मैं बात करना चाहूँगी मुनव्वर मिर्ज़ा साहब से। मुनव्वर मिर्ज़ा साहब, ये जो सारी सूरत हाल है, कशीदगी बढ़ती चली जा रही है, हर दिन हम देख रहे हैं कि कशीदगी बढ़ रही है, मुज़ाकरात की बात तो हो रही है लेकिन प्रैक्टिकली कुछ नज़र नहीं आ रहा है, क्या होने जा रहा है? देखिए, सबसे पहले तो ये बात बिल्कुल जहन में क्लियर होनी चाहिए कि मुज़ाकरात किसके दरमियान होंगे। मुज़ाकरात होंगे अमेरिका और ईरान के दरमियान, जो पहले भी हो चुके हैं, यानी कि फर्स्ट टाइम हो रहे हैं। ठीक है, पहले ईरान और इसके दरमियान, मैंने बताया ना आपको कि बहुत तवील मुज़ाकरात के बाद, 3 साल के मुज़ाकरात के बाद हुआ। खुद हसन रूहानी साहब अमेरिका भी गए थे। ठीक है, और तो मुज़ाकरात ईरान और उसके दरमियान होंगे। तो आपने देखा होगा कई सिक्योरिटी काउंसिल का इजलास हुआ, फिर उसके बाद यूरोपियन काउंसिल का इजलास हुआ, आज फिर सिक्योरिटी काउंसिल का इजलास हो रहा है। ठीक है ना, कल नेटो का इजलास है। ठीक है, विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि नेटो इज द प्राइमरी अलायंस ऑफ, है ना। तो बेस्ट इसका हल ये है, ये हल नहीं है कि हम कहें कि ये कसूरवार है। सबसे पहला काम ये होता है जंग रोकें। आप देखें, रशिया ने यूक्रेन पे हमला किया हुआ है। ठीक है, सब किया हुआ है ना, 40 महीने हो गए जंग हो रही है। इसी तरह गजा के अंदर इसराइल ने जारियत की हुई है और 21 मंथ चल रहा है। आप रशिया को आप देख लें, दोनों जगह पे ही कुछ नहीं आप बचा। देखें कितनी कोशिश की रशिया को, टर्की ने सालिसी की, कितनी जबरदस्त कोशिश की। अमेरिका ने बहुत कोशिश की वो बैठ जाएं, लेकिन वो नहीं बैठे। प्यूटन साहब जो उन्होंने कहा मैं तो नहीं बैठता, मैं तो जंग जारी रखी, मगर ज़्यादा कैदियों का एक्सचेंज हो सकता है। लेकिन इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि सालिसी हो या ना हो, कॉन्टैक्ट है, जैसे कहते हैं ना। लेकिन उस कॉन्टैक्ट का फायदा भी तो कुछ निकलना चाहिए ना मुनव्वर मिर्ज़ा साहब। अच्छा, ब्रिगेडियर साहब ने ज्वाइन कर लिया। मैं एक जुमला कह के खत्म कर रहा हूं। फोरम कौन सा है जहां पे कॉन्टैक्ट होगा? सिक्योरिटी काउंसिल का ओनली। ठीक है,
ठीक है, ब्रिगेडियर तारिक खलील साहब भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं, खुश आमदीद कहेंगे तारिक खलील साहब आपको। बात हम कर रहे हैं खिते की सूरत हाल पर, ईरान पर अमेरिका और इसराइल के हमले। आप समझते हैं कि खिता अब एक नई जंग का मुतहम्मिल हो सकता है? हेलो जी तारिक खलील साहब, वालेकुम अस्सलाम। जी अल्हम्दुलिल्लाह, हम सब आप क्वेश्चन को रिपीट करें। जी जी मैं बिल्कुल हम बात कर रहे हैं ईरान पर अमेरिका और इसराइल के हमलों के हवाले से, मशरिक़ वस्ता की जो सूरत हाल है उसके हवाले से हम बात कर रहे हैं। तो मैं ये जानना चाह रही हूँ कि जो खिते की सूरत हाल है, क्या मुतहम्मिल है खिता एक नई जंग का, या क्या तीसरी आलमी जंग छिड़ने जा रही है? देखिए, इसमें दो बातें याद रखें। इन द स्ट्रेटेजी जी, देयर आर नो चॉइसेस। किसके लिए? देयर इज नो चॉइसेस फॉर एनीबॉडी। अच्छा, जब जंग शुरू होती है उसका डायनामिक्स वो अपना खुद मुंतखब करती है। ठीक है। जैसे जैसे हालात बदलते हैं मुल्क और आर्मीज अपनी स्ट्रेटेजीज को चेंज करती जाती है। ठीक है। कोई चीज स्टेटिक नहीं होती। स्टेटिक सिर्फ चेंज, जिसको कहते हैं ना, द वर्ड चेंज इज स्टेटिक, एवरीथिंग इज चेंजेबल। सो जब तक आप कहती मुतहम्मिल, ये मेरे अपने हिसाब से सिचुएशन के हिसाब से तो ये डिसीजन जो चेंज होते हैं। लड़ाई है, ये जो अभी जंग शुरू हुई है, जी, ये इब्तदाइया है। अच्छा, आपने सुना नहीं है जो ईरानियन जो स्टेटमेंट्स निकल रही हैं कि जी अमेरिका ने शुरू की है, खत्म हम खुद करेंगे। जी बिल्कुल ऐसा ही है, ये कहा है जी। ठीक है। और दूसरी बात, जी, जहां तक सीज फायर का ताल्लुक है, इजराइलीज आर नॉट विलिंग फॉर द सीज फायर फॉर द रीजन कि वो ये समझते हैं कि इट विल बी प्रेडिक्टेड एंड इट विल बी ड्रम्ड अप एज ए डिफीट ऑफ इसराइल। लेकिन अमेरिकन चाहते हैं कि सीज फायर हो जाए, क्योंकि दे डोंट वांट एनी एस्केलेशन, बिकॉज दे रियलाइज कि इसमें जो वर्ल्ड पावर्स है, लाइक चाइना है, रशिया है, दे विल गेट इन्वॉल्व। सो चाइनीज वर कॉन्टेक्टेड यस्टरडे कि उनकी मदद ली जाए फॉर सीज फायर। बैकडोर रशियन से भी कॉन्टेक्ट है, लेकिन मेरा अपना नहीं ख्याल है कि ईरान विल एक्सेप्ट एनी सीज फायर ऑन द टर्म्स एंड कंडीशन जो कि मिस्टर ट्रम्प वांट्स। और तीसरी बात, अमेरिका के अंदर बेइंतहा एजिटेशन है। 66% ऑफ द अमेरिकन आर अगेंस्ट दिस वॉर। और सैंडी बर्न्स ने जो आज जलसा किया था उसमें हजारों लोग थे, और उन्होंने कहा कि जी ये जो बॉम्बिंग हुई है ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, विदाउट द अप्रूवल ऑफ कांग्रेस एंड सेनेट। लेकिन जैसा कि आप जानती हैं, अमेरिका में सारे प्रेसिडेंट, चाहे बुश थे, ओबामा थे, वो जब उनके दिमाग में आता है तो कर गुजर जाते हैं, बाकी चीजें बाद में देखी जाती हैं। तो मेरा अपना ख्याल है कि ये जंग जो है ये प्रोलॉन्ग करेगी। दूसरे, आज फिर अमेरिकन कुछ जो वॉल स्ट्रीट जर्नल में भी और वैसे न्यूयॉर्क टाइम में भी एक दो आर्टिकल आए हैं जिसमें उन्होंने रिजीम चेंज की बात की है। और अब जो आज सुबह जो इजराइलीज हैव स्ट्रक एंड वो एलिमेंट्स ऑफ पावर, जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर है, आईटी टावर्स हैं, दूसरे हैं, सो दैट द स्टेट ऑफ ईरान शुड बी ब्रॉट टू न्यूज। पर मेरा नहीं ख्याल के वो आएंगे, क्योंकि ईरानियन जो कल्चर है वो 3000 साल पुरानी तहजीब है। दे नो हाउ टू सफर द पेन, जबकि इजरायलीज डोंट हैव दैट एक्सपीरियंस। तो ईरानीज आर रेडी फॉर द पेन एंड द वॉर इज गोइंग टू प्रोलॉन्ग, एंड इफ एनी सीज़फायर हैज टू बी देयर, इट हैज टू बी ऑनरेबल टू ईरान। अच्छा, ब्रिगेडियर साहब, क्योंकि आप ज़ाहिर है एक ओहदे पे फायज रहे हैं, फील्ड में मौजूद रहे हैं, डायरेक्टली आप वॉर जोन का हिस्सा रहे हैं, तो आप इस क्राइटेरिया को बहुत अच्छे से देख भी सकते हैं, समझ भी सकते हैं और यकीनन समझा भी सकते हैं। अब इस पूरे सिनेरियो में क्या असरात मुरतब होंगे पाकिस्तान पर या अरब ममालिक पर? नहीं, असरात तो बड़े खराब होंगे, क्योंकि 3-4 चीजें तो एविडेंट है।
एक अगर आबनाए हुर्मुज को बंद किया जाता है जी, तो ऑयल की सप्लाईज बंद होंगी। वो तो कर दिया ईरान ने। ऑलरेडी जो कि इंश्योरेंस रेट्स हैं फ्रेट के, वो कोई 17% के करीब बढ़ चुके हैं, 11 से 17%। इसी तरह फ्रेट चार्जेस बढ़ चुके हैं, डिलेज होनी चाहिए हैं, सप्लाई चेंज होगी, ऑयल प्राइसेस आर गोइंग टू ब्लो अप। तो उस सारा चीज़ा कॉम्युलेटिव इफेक्ट जो होगा वो इकोनॉमी, आज स्टॉक एक्सचेंज हैड ए हिस्टोरिक डिक्लाइन। मैं पाकिस्तान की बात नहीं कर रहा, ओवरऑल बात कर रहे हैं। हाँ जी जी, मैं न्यूयॉर्क की बात कर रहा हूँ, अच्छा नैस्डेक की बात कर रहा हूँ। अब मेरा ख्याल 14% या 17% डाउन का है। अच्छा अच्छा, नौरीन शम्स साहिबा भी हमारे साथ मौजूद हैं, तारिक खलील साहब, उनसे भी बात कर लेते हैं। नौरीन साहिबा, अब ये आबनाए हरमज़ का जो मामला है, ये अब ईरान ने फैसला कर लिया, उसने डिसीजन दे दिया कि मैं ये बंद कर दूंगा। और इससे पहले भी उसने ये बात कही थी कि अगर ज़्यादा हालात ख़राब हुए तो हमारे पास ये एक हथियार यहाँ पर भी है, फील्ड में भी है। ठीक है, अगर ऐसा होता है और उसके बाद मुल्क जो दुनिया की जो सूरत हाल है वो चेंज होती है, तो आप समझती हैं कि कुछ माहिरीन का ये कहना है कि अगर 1 महीना ये आबनाए हरमज़ बंद हो गया, ईरान इसे बंद करने में कामयाब हो गया, तो उसके बाद फिर जो अमेरिका है वो घुटनों में आ जाएगा। माहिरीन कह रहे हैं, उनकी एक राय ये भी आई है। तो क्या ऐसी सिचुएशन कुछ बनती हुई है नज़र में, या कोई पास्ट को एक्सपीरियंस है ऐसा? देखिए, पास्ट का तो ऑब्वियसली इस तरह की कोई इतनी एग्रेशन नज़र नहीं आती है, लेकिन अगर देखें, ईरान इस वक्त फुल टाइम ये चाहता है कि शुरुआत वहाँ से हुई है, और हम वो लोग हैं जो कि इतनी सारी इक्तिसादी पाबंदियाँ देख चुके हैं। हमारे पास एक जो रिवायती लड़ाई होती है उसको लड़ने के लिए वो तमाम तर चीज़ें, वो हथियार या वो वेपन्स या उस तरह के ज़राए नहीं हैं। तो हम क्या करेंगे कि आपने, अगर मैं एक मिसाल दूं कि अगर स्कूल में एक बुली बच्चा होता है मोटा, वो आके आपको पंच मारता है, तो आप अगर सूखे साके से आप जाएंगे, या तो शिकायत करेंगे प्रिंसिपल से, जो कि इस मामले में हो रहा है कि हम यूनाइटेड नेशन के पास जा रहे हैं, हम फला के पास जा रहे हैं, लेकिन वहाँ सुनवाई नहीं है। तो आप उसमें दूसरी तरफ से आप चाहेंगे कि आप उसको ट्रैप करें, आप स्ट्रेटेजिकली चलेंगे। तो इस वक्त ईरान की ख्वाहिश ये है कि जो एग्रेशन है, मैं उसको खासतौर पे अमेरिका की उसको हद तक बढ़ा दूं कि अब जैसे उन्होंने ये काम कर दिया, तो अब उन्होंने 2 से 3 प्लान अपने स्ट्रेटेजिकली बनाए हुए हैं कि किसी तरीके से इसको इसमें ट्रैप करें। अच्छा, यहाँ आपको एक खबर दे दें, गैर मुल्की जो मीडिया है वो रिपोर्ट कर रहा है कि ईरान ने कतर के जो फौजी अड्डा है उस पर हमला कर दिया है। 6 मिसाइल उसने मारे हैं, और इस ऑपरेशन को बशारुल फतह का नाम दिया गया है। कतर में अमरीकी फौजी अड्डे जो हैं उन पे ये मिसाइल हमला किया गया, और 6 मिसाइल मारे हैं ईरान ने। तो ये बात सुबह ही मैंने लिखी कि देखिए, ये एग्रेशन बढ़ाने वाली बात है। अब आप उनके यूएस के बेसिस को डायरेक्ट हिट कर रहे हैं, और ये आप जवाब दे रहे हैं, स्ट्रेटेजिकली जवाब दे रहे हैं। एक जगह आपने ये जवाब दिया, दूसरी जगह आपने कहा कि हम स्ट्रेट जो आबनाए हरमज़ है उसको बंद करेंगे, जो कि 5% लोगों को, यानी कि दुनिया की जो पॉपुलेशन है, कंट्रीज हैं, उनको ऑयल देता है। और आपको पता है, ऑयल अगर जाता है, और इस वक्त अब देखें कतर में एयर स्पेस भी बंद कर दी गई है। इसके बाद एयर स्पेसेस आप अगर दूसरी जगह देखें, सऊदी अरब हो, यमन हो, वहां पे भी उसको टारगेट किया जा सकता है। जब इतनी टारगेटिंग होगी तो वो जो बुली है उसको और गुस्सा आएगा, वो और स्ट्रेटेजिकली कोई चीज करेगा, और फिर कोशिश करेगा कि वो ईरान को सबक सिखाए, जो कि बार बार ट्रम्प कह रहे हैं कि अब अगर उन्होंने कुछ किया, रिटेलिएट किया, तो हम उनको सख्त से सख्त जो है इसका जवाब देंगे। अब सख्त से सख्त जवाब क्या हो सकता है? क्या ऑप्शंस है अमेरिका के पास? अमेरिका के पास ऑप्शन ये है कि या तो वो बमबारी को कंटिन्यू करे, और किसी भी तरीके से जो भी मामला आते हैं वो बमबारी से कर करके उसको खत्म करे। ठीक है। दूसरा ऑप्शन, जैसे उसने इराक में किया, लेकिन यहाँ पे देखिए डिफरेंस है, जियोग्राफी भी है, वो दश्त था, वो डिजर्ट था, ये पहाड़ी सिलसिला है। आप 26 स्टोरी बिल्डिंग, जिनकी अभी बात सर फोर्डो की कर रहे थे, जो सबसे मेन है, और वो बंकर बम ही उसको उड़ा सकते हैं, वो सिर्फ और सिर्फ टेक्नोलॉजी किसके पास है? अमेरिका के पास है। उसने 5 से 6, और अब तो रिपोर्ट आ रही है कि 15 मिसाइल उस वक्त गिराए, लेकिन अब तक वो टेक्नोलॉजी या वो जो उनकी पूरी लेबोरेटरी है उसको डैमेज नहीं कर पाए, नहीं कर सके। वो सिर्फ टनल को डैमेज करे। 60 मीटर वो नीचे वो बॉम्ब जो है वो बिल्कुल 80 to 60 मीटर की उन्होंने बताई। आप सोचें कि एक ऐसी पहाड़ी, अगर हम मिसाल लें पाकिस्तानी ऑडियंस के लिए, कि K2 है, K2 की अगर आप बिल्कुल डीप चले जाएं, आप
आपको ये भी नहीं पता अंडरग्राउंड एक चीज बनी कि हुई वो है। अच्छा, अब उसमें बम गिराने में भी तो मसले मसाइल है ना। आप सीधा गिराएं, सीधा गिरेगा टारगेट लेकिन आप अगर पहाड़ी में गिराएं और वो किस कोने पे कहाँ है, तो ठीक वो है। टेक्टिकल बिल्कुल चीजें। बिल्कुल डायरेक्शन। मुनव्वर मिर्जा साहब क्या कहना चाह रहे हैं, कहिए। देखिए, बात असल में यह है कि बात आप कर रही थी स्ट्रेट्स ऑफ हॉर्मज़ की। ठीक है। ये पहली दफा बंद करने की बात नहीं हुई है। जब इराक और ईरान की जंग हुई थी तब भी ये हुई तो तकरीबन 2 साल तक बंद रहा ये। कोरोना में अच्छा, भी हुआ था। जी, कोरोना में स्ट्रेट्स ऑफ हॉर्मज़ कभी बंद नहीं हुआ। अच्छा। बंदर अब्बास एक तरफ है, ओमान दूसरी तरफ है। आधा ईरान के पास है, आधा उनके पास है। ठीक है। और जहाज जो गुजरते हैं, मैं जा चुका हूँ तकरीबन 6 दफा। अच्छा। जहाज जो गुजरते हैं वो बहुत ही एक खास किस्म का बहुत नैरो सा एक नहीं, है पॉइंट। एक 33 किलोमीटर सबसे नैरोएस्ट है उसका। अच्छा, एक बात याद रखिएगा कि जब आप किसी सी के इलाके को बंद करती हैं तो आपके लिए लाजमी है, ये कोई बैरियर नहीं लगा होता कि आपने बंद कर दिया तो या जहाज खड़े कर दिया तो बंद कर दिया। आपको सी माइंस डालनी पड़ती हैं। 2 साल तक जब ईरान इराक जंग हुई है, 2 साल तक उनको माइन स्वीपर्स के जरिए उसे क्लियर किया गया। नॉर्मल कमर्शियल जहाज भी नहीं चल सकते थे। अच्छा। पहली बात तो ये सुन लिया। दूसरी बात यह है कि ये खास किस्म के जहाज होते हैं जिनके जरिए माइंस जो हैं वो फेंकी जाती हैं समंदर के अंदर। ऐसे नहीं जाके आप लुढ़का दें। 2, तीसरी बात मैं कह रहा हूँ, जो 20% ऑफ द ऑयल जो है ये हकीकत है। स्ट्रेट्स ऑफ हॉर्मज़ का बंद करना क़यामत है। लेकिन ऑयल किसके पास जाता है? मोस्ट ऑफ द ऑयल यानी 1800 यानी 1.8 मिलियन बैरल चाइना कंज्यूम करता है ईरान का तेल, क्योंकि उसमें पाबंदियां है ना। तो चाइना, उसके बाद इंडिया पे जाता है। ठीक है। इंडिया और चाइना दोनों ईरान के बहुत अच्छे दोस्त हैं। आपको मालूम है ईरान से का जो उनका जो पोर्ट है चाबहार का, वो इंडिया बना रहा है। वही 25 साल के लिए लीज पे भी लिया हुआ है। 700 मील लंबी सड़क भी उसने बनाई है। ये पहली बात। चाइना, उनकी बहुत बड़ी डिपेंडेंस है ईरान के ऑयल के ऊपर, और ख़ास तौर पे जब पाबंदियां लगी तो उसने ईरान को ये एक फैसिलिटेट किया इस तरह, क्योंकि उनके सेंट्रल बैंक पे भी पाबंदी लगा दी थी। अमेरिका ने ये जुल्म किया था उनके ऊपर। और आपने रियाल का हाल भी देख लिया है कि बहुत ही बुरी तरह से गिरा भी हुआ। तो उनकी इकोनॉमी बड़ी डैमेज हुई। मैं आपको ये बता दूं कि अहमदीनजाद साहब के ज़माने से लेकर और अब तक ईरान की इकोनॉमी बड़ी इनक्रेडिबल स्ट्रेन में है। तो जितने इलेक्शन हुए आप देखिए, सबके अंदर उनका मेन इशू जो था वो इकोनॉमी था। ईरान के लिए इम्पोर्टेंट चीज़ है, लेकिन साथ साथ ये चाइना के लिए भी बहुत इम्पोर्टेंट है, इंडिया के लिए भी बहुत इम्पोर्टेंट है। तो इसे बंद करने का मतलब, अमेरिका को तो अमेरिका तो उतना ही तेल बनाता है जितना कि बाकी दुनिया बनाती है, यानी राउंड अबाउट 100 बिलियन बैरल पर मंथ बनाते हैं वो। इतना ही सारा अरब कंट्रीज बनाती हैं, सब वो सेल्फ सफिशिएंट है। यूरोप को भी वो तेल दे सकते हैं। अमेरिका को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। बल्कि यूरोप को भी नहीं, बहुत कम पड़ेगा, इसलिए कि ट्रांस अटलांटिक पाइपलाइन बिछा दी है उन्होंने। आपको याद होगा कि ये बाइडेन के ज़माने में जब यूक्रेन की जंग हुई थी तो उन्होंने ये कहा था कि अगर रशिया ने इनका गैस तेल बंद कर दिया तो अमेरिका जो है वो ट्रांस अटलांटिक के जरिए इन्हें बेल आउट कर दिया, किया उसने। ठीक है। तो फिर मैं उस पर आ रहा हूँ, स्ट्रेट्स ऑफ हॉर्मज़ को बंद करना या वो करना क्यों? ईरान को, ईरान हमारा भाई है, ईरान हमारा ब्रदर है। सदियों 1400 साल से हमारी उनकी बहुत करीबी दोस्ती है, और वो सब हमारे पड़ोसी हैं। हर मौके पर ईरान ने हमारा साथ दिया। 65 के अंदर जब हमारे जहाज़ के डेप्थ की ज़रूरत थी तो ईरान में हमने खड़े किए थे ले जाके, आपको याद होगा। तो और इस बार भी जब 4 डेज वॉर हुई तो ईरान का फॉरेन मिनिस्टर यहाँ आ गया था। इसीलिए पाकिस्तान के वजीर आजम ने और वजीर खारजा दोनों ने बड़ा सख्त मौका इख्तियार किया और कहा पहली बारी कि आर्टिकल 51 का हक इस्तेमाल करना ईरान का हक है अपने दिफा के अंदर। लेकिन इसके साथ उन्होंने ये बात भी कही, इसलिए कि हम ईरान के भाई हैं, खैर ख्वाह हैं। हम कभी नहीं चाहेंगे, अभी तक ये जंग ईरानी लोगों में नहीं गई, टोटल जो कैजुअलिटीज हैं वो 400 से ज़्यादा नहीं है ईरान के अंदर। तो हम नहीं चाहेंगे, या कोई भी नहीं चाहेगा सेंसिबल आदमी, कि
किसी के घुटने टिकवाए या किसी के घुटने ना टिकवाए, ठीक वो है। चाहेगा ये अमन हो के मामला बेहतर तरीके से हो जाए। पाकिस्तान में भी हम के हिसाब से। वहाँ के लिए ठीक है। पाकिस्तान के अंदर अगर ऑयल की प्राइसेस राइज हो गए, ठीक। अभी तो बमुश्किल हम संभले हैं जाके, नुकसान क्या फिर 6, हमारा 8, ही होगा। 10 IMF के प्रोग्राम और लेने का प्रोग्राम है आपका। ठीक है, बड़ी मुश्किलों से, ये बात बहुत बड़ी हकीकत है। ठीक है, ब्रिगेडियर साहब से भी बात करते हैं। ब्रिगेडियर साहब, ईरान, पाकिस्तान, चीन और रूस की दरख्वास्त पर सिक्योरिटी काउंसिल का जो इजलास तलब किया गया है, इससे पहले भी इजलास हो रहे हैं और बहुत सारी मुलाकातों का सिलसिला भी जारी है। बैकडोर से भी कुछ मुलाकातें हो रही हैं, समझने और समझाने का सिलसिला भी जारी है। बिल्कुल आपको इस चीज़ का इल्म होगा। कुछ हल निकल सकेगा? जी ब्रिगेडियर साहब, आप हमारे साथ हैं? मैं एक जवाब दे दूं इसका, अगर आप इजाज़त दें। शायद राब्ता हल का जवाब शायद मैं दे दूं आपको इसका हल का जवाब। जी मुनव्वर साहब बोले, क्या कहना चाह रहे हैं? देखिए, पहली बार जब 2015 में ईरान और से बहुत ज़बरदस्त दुश्मनी है ना ईरान और अमेरिका की, आपको मालूम है हमेशा से, जब से इनकलाब आया है तब से वो तो बिल्कुल, और वो आपको याद होगा एक हेलीकॉप्टर गिरा था, उसके बाद से तो और ज़्यादा ज़बरदस्त दुश्मनी है। लेकिन आखिरकार हसन रूहानी साहब ने, वो पढ़े हुए कहाँ के, आपको पता है, कैम्ब्रिज के, और उनकी काबीना के मुतालिक कहा जाता था कि जितने फॉरेन PhD उनकी काबीना के अंदर हैं, इतने तो अमेरिका की काबीना में भी नहीं है। उन्होंने हल निकाला, गए वो खुद यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल तक गए, जनरल असेंबली को एड्रेस किया उन्होंने, बड़े ही सुलझे हुए बेहतरीन 2 टर्म उन्होंने लीड किया ईरान को, अच्छा, इंतहाई सुलझे हुए आदमी से। और ये पादिक्षी भी जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये भी बहुत सुलझे हुए आदमी है, हार्ड लाइनर नहीं है ये भी जंग नहीं चाहते। इन्होंने, इनका जो मंशूर था जब इलेक्शन लड़ रहे थे, आपको याद होगा, इन्होंने कहा था वेस्टर्न पावर से तमाम से दोस्ती करके और किसी ना किसी डील के ऊपर आना चाहिए। अच्छा, फिर अगाची साहब ने तो खुद कहा, जब उनसे कहा गया ना कि आप आ जाइए दोबारा मुज़ाकरात करने के लिए, तो उन्होंने कहा कि हम मुज़ाकरात से कभी उठे ही नहीं, तो वापस आने का क्या सवाल है? तो आखिर किसका कसूर था जब ईरान भी नहीं चाहता जंग करना, और फिर उसके बाद उसको सजा भी देने का अमेरिका, अगर ये ट्रंप ये बयान दे देते हैं, तो फिर आखिर मतलब किसको कसूरवार इंसान कहे? आई थिंक अब आप डायरेक्ट और सही सवाल पूछ रही हैं कि देखें, हम समझ रहे हैं कि ये नेगोशिएशंस, ये डील, फला डील, ये चीज़, मैं ब्रिगेडियर साहब की इस बात पे वो थोड़ा सा बढ़ाऊंगी। उन्होंने एक बात बहुत अच्छी की कि देयर इज नो चॉइसेस, डेफिनेटली देयर आर नो चॉइसेस, बट देयर आर मोटिव्स। ये मकसद होते हैं, आप कब किसके साथ क्या काम करना चाहते हैं। इससे जो मैंने 3 प्लेयर्स की बात की इस पूरे गेम में, इंटरनेशनल रिलेशन में, आप मकसद क्या हासिल करना चाहते हैं। इसराइल का मकसद क्या है शुरू से लेके अब तक, ठीक है, कि वो मशरिक वस्ता में अपनी हुक्मरानी करे। वो अब्राहम एकॉर्ड्स को भी लेकर इसीलिए आया था, और उसके बाद हमने देखा कि वो मामला हमास की तरफ से हुए, और उसके बाद फिर गजा की जो वॉर है वो अब तक चलती आ रही है। वो डील होते होते वो पूरा खत्म हो गया, एक पीस हो रहा था, लेकिन उसके बाद फिर हम देख रहे हैं कि अब इसराइल अमेरिका को इस जंग में डालना चाहता है कि किसी तरीके से, क्योंकि इनका मकसद ये था कि जो रिजीम चेंज है, ठीक है ना, अगर न्यूक्लियर हथियार को हटा भी दें, रिजीम चेंज हो जाए, हमारा जो हम इंस्टॉल करते हैं पूरी दुनिया में प्रॉक्सीज वॉर करके, लोगों की एजिटेशन को देख के, जैसे हम तालिबान को भी किया, चिली में उन्होंने ऐसा किया, हमने लीबिया, क्यूबा में ऐसा किया, लेकिन हम हर जगह फेल हुए। तो एक दिन ऐसा आएगा कि यहाँ पे भी फेलियर मिलेगा, और उसके बाद मुज़ाकरात की टेबल पे अमेरिका खुद मजबूर होगा कि यहाँ पर आप लेकर आए। लेकिन जैसे मैंने कहा कि सबसे बड़ा बेनिफिशियरी इस वक्त ईरान नजर आ रहा है, तो ईरान को अब कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि वो पहले अबाइड कर रहा था तमाम रूल्स को, लेकिन जब उसकी सलामती पे खतरा आएगा तो हर दुनिया में हर कंट्री ये सवाल करेगा कि मुझे फला से खतरा है, तो मुझे भी बैलेंस ऑफ पावर के तौर पे न्यूक्लियर एसिड बनाने का हक होना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, आपने दुरुस्त बात कही, और बिल्कुल हर किसी को अपने हक के राय दही का जैसे हक हासिल होता है, उसी तरह अपने आज़ादी को, अपने आप को सरवाइव करने का भी हक हासिल है, और वो रिस्पॉन्स करेगा कोई भी हो इसमें, और हर किसी को हक हासिल भी होना चाहिए। बिल्कुल गुफ्तगू का सिलसिला जारी रहेगा, लेकिन वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, गुफ्तगू के सिलसिले को हम आगे बढ़ाएंगे, और इकबाल एडवानी साहब ने हमें ज्वाइन कर लिया, तज्ज़ियाकार हैं, किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, इंटरनेशनल लेवल पे बहुत ज़्यादा गिरफ्त रखते हैं, मामलात को बड़े सही तर्जुमानी करते हैं। बहुत शुक्रिया इकबाल एडवानी साहब, खुशामदीद कहेंगे आपको अपने प्रोग्राम में। हेलो, आवाज़ नहीं आ रही। इकबाल एडवानी साहब, अब मेरी आवाज़ आ रही है आपको?
हाँ अभी आ रही है, थोड़ी थोड़ी आ रही है जरा। हाँ बोले जी। बहुत शुक्रिया इकबाल एडवाणी साहब वक्त देने के लिए। आज जो हम बात कर रहे हैं खिते की सूरत हाल पे बात कर रहे हैं, आपका फेवरेट टॉपिक है इंटरनेशनल जो सिचुएशन इस वक्त क्रिएट हुई है मशरिक़ वुस्ता में, कैसे देखते हैं आप इसको और क्या नताइज मुरतब होंगे? आपकी आवाज नहीं आ रही मुझे क्लियर, प्लीज दोबारा बोलेगा। अच्छा हेलो इकबाल एडवाणी साहब, मेरी आवाज आप क्लियर सुन रहे हैं? हाँ जी फरमाइए। अच्छा, अब मैं आपको बता रही हूँ कि हम बात कर रहे हैं खिते की सूरत हाल पे, मशरिक़ वुस्ता में जो सूरत हाल है उस पर बात कर रहे हैं। बताइएगा कि क्या नताइज मुरतब होंगे इस तमाम सिचुएशन के रिस्पॉन्स? नहीं देखिए, वॉर तो शुरू हो गई है और ईरान ने तो यानी अभी तो देखें अमेरिकन बेस पे भी अटैक करना शुरू कर दिए हैं, तो ये तो जंग लंबी जाएगी। और अगर इन्होंने स्ट्रेट ऑफ हार्मूज को बंद कर दिया तो मुझे लगता है थर्ड वर्ल्ड वॉर तक मामला चला जाएगा। तो हालात तो बहुत खराब हो गए हैं और देखें अभी क्या होता है। और जंग तो यानी मुझे लगता है आगे बहुत बढ़ती जाएगी, इतना जल्दी कोई रिजल्ट मुझे नजर नहीं आ रहा, क्योंकि अमेरिका ने किया है गलत, उसको जरूरत ही नहीं थी अटैक करने की और वो अटैक कर गया। लेकिन और सबसे बड़ी बात यह कि अटैक करने के बाद उसको रिजल्ट भी नहीं मिला। जिस मकसद के लिए उसने अटैक किया था वो तो पूरा नहीं हुआ, क्योंकि वो तो एटमी हथियार जो भी कहते हैं यूरेनियम को तबाह करना चाहता था, वो तो वहां से हटा दिए गए थे। यानी ये वाला अटैक अमेरिका का बिल्कुल जीरो रहा, अटैक भी कामयाब नहीं रहा और वो एक बहुत बड़ी वॉर शुरू हो गई। अब ईरान के पास ऑप्शन नहीं है जंग करने के अलावा, तो मुझे लगता है ईरान तो करेगा। और रसिया ने भी कह दिया है कि हम मदद करेंगे, चाइना ने भी कह दिया है, तो मुझे लगता है ये जंग बहुत बड़ी हो जाएगी। बजाय तो ये लग रहा है। अच्छा, बज़ाहिर अगर ये तीसरी आलमी जंग छिड़ जाती है तो दुनिया पे इसके असरात तो बहुत ख़तरनाक मुरतब होंगे। एडवाणी साहब, जो इससे पहले आप प्रोग्राम्स में बात करते रहे हैं कि इससे मुल्की मईशत पर, ख़ास तौर पे पाकिस्तान पे अभी तो संभला है इतनी मुश्किलों से, उसके बाद फिर से अगर इस तरह की सूरत हाल होती है तो इसका कुछ हल है? ये जो मुज़ाकरात हो रहे हैं, जो इजलास तलब हो रहे हैं, देखिए हल की बात नहीं है। प्रॉब्लम कहाँ है? प्रॉब्लम इसराइल में है। इसराइल की क्या प्रॉब्लम है? इसराइल को बस हर किसी से जंग तो उसको तो अमेरिका सपोर्ट करता है, सारी दुनिया जानती है। तो यही तो मजा बता रहा हूँ मैं, एक ऐसे मुल्क को सपोर्ट कर रहा है जिसने सबसे लड़ना है। अब एक चीज में बता दो, हम ये जंग आप यूं नहीं समझे कि सिर्फ ईरान की है, बजाय ये देखा जाए तो पाकिस्तान की भी ये जंग है। आप क्या समझते हैं, अगर ईरान ये जंग हार जाता है पूरी तरह से और इसराइल का कंट्रोल हो जाता है ईरान के ऊपर, तो पाकिस्तान और ईरान की 1000 किलोमीटर की बॉर्डर बनी हुई है। तो वहां क्या आप करते हैं, क्या समझते हैं कि अब प्रॉक्सी शुरू नहीं हो जाएगी और आगे जाके वो इंडिया के जरिए पाकिस्तान पे अटैक करेगा? तो मुझे तो लगता है आज पाकिस्तान को भी सपोर्ट करना ही पड़ेगा, क्योंकि ये जंग किसी ना किसी तरीके से पाकिस्तान की भी जंग है। तो आज पाकिस्तान को भी ईरान के साथ खड़ा रहना ही पड़ेगा, अदरवाइज कल पाकिस्तान की बारी आएगी। क्योंकि 1000 किलो डायरेक्ट इसराइल अटैक नहीं करेगा, वाया ईरान इंडिया के जरिए आएगा। अभी जो लास्ट वॉर हुई थी हमारी छोटी जो इंडिया के साथ, इसराइल का पूरा सपोर्ट था ना, तो इसराइल के जरिए अभी इंडिया अटैक करेगा। तो मकसद कहने का है कि एक जंग तो पाकिस्तान की भी बन गई है एक तरह से, पाकिस्तान को भी ईरान के साथ खड़ा रहना पड़ेगा, भले किसी को बुरा लगे कि अच्छा लगे, अपने मुल्क की हिफाजत करने के लिए पाकिस्तान को सपोर्ट करना ही पड़ेगा। ये जंग फैलती जाएगी, दूसरे मुल्क सब इन्वॉल्व होते जाएंगे, किसी एक का नहीं है, ये काफी मुल्कों को अफेक्ट करेगी ये जंग। अच्छा, एडवाणी साहब आप हमारे साथ ही रहेगा। मुनव्वर मिर्जा साहब, इसका मतलब तो ये हुआ कि इनडायरेक्टली घूम फिर के टारगेट पाकिस्तान है। देखिए मैं आपको एक बात बताता हूँ, पहली बात तो ये पाकिस्तान में हर जो लड़ाई शुरू होती है कहते हैं तीसरी जंग शुरू हो रही है। अच्छा। जब यूक्रेन की जंग हुई तो यहाँ पे लोगों ने कहना शुरू कर दिया कि जी तीसरी आलमी जंग हो रही है। 40 महीने हो गए ना, रशिया के पास दुनिया के सबसे बड़ा एटमी आर्सेनल है, कोई तीसरी जंग नहीं हुई, जिसमें अमेरिका फुली इन्वॉल्व है ना। ठीक है। पेट्रियोटिक मिसाइल जो उनकी मोस्ट सोफिस्टिकेटेड इक्विपमेंट है, यूरोप का मोस्ट सोफिस्टिकेटेड इक्विपमेंट है, और रशिया भी अपने इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर का कहते हैं इतना गैर मामूली इस्तेमाल कभी आज तक रशिया ने नहीं किया, जैसे कि आज भी उन्होंने बयान दिया कि हम मजीद इसे मॉडिफाई करें। तो जहाँ तक आप तीसरी आलमी जंग के कह रहे हैं, ये कोई बच्चों का खेल नहीं है, इस तरह की बात है। दूसरी बात यह है कि जब पाकिस्तान का जहाँ तक ताल्लुक है, मैं वही मौक़िफ़ दोहराऊंगा जो पाकिस्तान के वज़ीर आज़म ने, पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा ने और पाकिस्तान की स्टेट ने थ्रू इट्स फॉरेन ऑफिस अपनाया। वो कहते हैं ईरान को 100% ये राइट है कि वो अपना दिफा करे। सेकेंडली, इसराइल की जारियत अनडाउटेडली गज़ा में भी और यहाँ भी कंडेमनेबल है। इसी तरह अमेरिका का बम गिराना ये भी बहुत कंडेमनेबल है। लेकिन
पाकिस्तान का स्टैंड ये है कि हर सूरत के अंदर किसी ना किसी तरीके से अमन कायम होना चाहिए। जैसे मैंने आपसे कहा, वो हमारे भाई हैं। जंग कोई खेल तमाशा नहीं है आजकल का। इसके अंदर पाकिस्तान और अभी इंडिया लड़ रहे थे, 4 दिन में लोगों का दिमाग ठिकाने आ गया पूरी दुनिया का कि 2 एटॉमिक पावर जिनके पास 100 से ऊपर एटॉमिक बम है, अगर फेंक देते तो क्या दुनिया के ऊपर क़यामत आती। एक चेर्नोबिल का लीकेज हो गई थी तो पता है आपको, इंडोनेशिया तक की जो फसलें थी वो बर्बाद हो गई। तो आप इस तरह कहना कि जी फौरी तौर पर ये कर दें, फौरी तौर पे पाकिस्तान ने देखिए नहीं, मैं नहीं कह रहा, पाकिस्तान की बात करेंगे ना, पाकिस्तान ने बिल्कुल सही मौक़िफ़ इख्तियार किया हुआ है, बिल्कुल करेक्ट। हमारे फील्ड मार्शल हैं, होके भी आए हैं। ईरान भी अभी टर्की में थे, वो ईरान से भी हमारे वज़ीर आज़म का राब्ते हैं। ये तो नहीं कि हमने राब्ते तोड़ लिए हैं किसी से, या हम उनके साथ नहीं खड़े हुए। आपको पता है पाकिस्तान ने बाकायदा उन्हें राहदारी फराहम की हुई है कि जो उनके वो लोग हैं वहाँ से गुजर सकते हैं, एयर स्पेस फराहम की हुई है। बावजूद इसके कि बिल्कुल उनका जो चाबहार पोर्ट है वो ऑपोजिट है हमारे गवादर पोर्ट के, और ये कहा जाता है ये कंटेस्टेंट है, ठीक है, ये चाइना के खिलाफ जाता है। पाकिस्तान का मौक़िफ़ हमेशा से अमन का रहा है और हमेशा पाकिस्तान ने अमन की ही बात की है। बिल्कुल आपने सही कहा। नौरीन साहब, रूस यूक्रेन जंग और इसराइल गज़ा जंग और फिर अब अमेरिका ईरान जंग, अभी भी जैसा कि मुनव्वर मिर्ज़ा साहब ने कहा कि तीसरी जंग का खतरा नहीं हो सकता। बिल्कुल, आई एग्री। अच्छा, आप एग्री करेंगी इसको? ठीक है, क्यों? देखें, अभी बात हो रही है, हमने जो एक टेस्ट केस देखा पाकिस्तान का, और पाकिस्तान ने पूरी दुनिया को दिखा दिया कि जो चाइनीज़ वॉरफेयर वेपनरी हमारे पास है वो फ्रांस के राफेल जैसे तैयारों को, टेक्नोलॉजी अभी तो चाइना ने कह दिया ना ईरान को भी कि मैं आपके साथ हूँ, रशिया ने कह दिया मैं आपके साथ हूँ, तो फिर वो टेक्नोलॉजी उधर भी तो जा सकती है, उधर भी जा सकती है। तो मैं बार बार यही बात कर रही हूँ कि इस वक्त अमेरिका भी ये नहीं चाहेगा कि वो एक ऐसी जंग में कूदे जहां पर उसके पास खुद अभी इन्फ्लेशन है, और फिर वो सारे मामला जिसमें टेक्नोलॉजी के हवाले से हम बात करते हैं ना कि हाइपरसोनिक मिसाइल हैं, वो फला उसके पास है, तो अभी ये रूस के पास है, चाइना के पास है, लेकिन यूएस के पास नहीं है। अब ये हैरानगी होगी लोगों को जान के, लोग हमारे लोग नहीं पढ़ते, हम समझते हैं कि ग्लोबली है, एक अपर हैंड डोमिनेंस है, एक हेजेमनी है, वो बिल्कुल है, लेकिन आने वाले दौर में जो टेक्नोलॉजी और वॉरफेयर सिस्टम है वो फिलहाल हमें इस बात को बिल्कुल भी ना इजाज़त देते हैं अमेरिका को कि हम इस वक्त किसी तीसरी जंग अजीम में जाएं, और ईरान के साथ या ख़ास तौर पे जब पुतिन या चाइना अगर इसमें इन्वॉल्व होंगे तो वो एक तीसरी जंग अजीम होगी और वहाँ पे उनको सबकत नहीं मिल सकती। दूसरी बात, इसराइल ये चाहता है कि इसमें मेरा साथ जो है वो बिल्कुल अमेरिका दे और पूरी भरपूर तरीके से दे, लेकिन अब इंटरनल पॉलिटिक्स जो है अमेरिका की वो इसके खिलाफ जाती है। ठीक है, तो एक बात मैं ऐड कर दूं। ठीक ठीक, देखिए अमेरिका 6000 मील दूर है। अमेरिका हमेशा जंग कहाँ करता है, उसके एक आदमी को खराश भी नहीं आती, ठीक है, सिवाय इसके कि जो ट्रुप्स वो करता है। एडवानी साहब से भी बात कर लेते हैं। एडवानी साहब, आप जी, एडवानी साहब मेरी आवाज सुन सकते हैं आप? आ रही है। जी 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 जी। एडवानी साहब, आप कैसे देख रहे हैं, अब अगर गजा मलबे का ढेर बन गया, यूक्रेन मलबे का ढेर बन गया, अभी भी आलमी जंग का कोई तसव्वुर नहीं है, लेकिन अभी OIC इजलास भी हुआ, अब इजलास दूसरे भी तलब किए गए, तो कोशिश तो यही होगी कि जितना ज़्यादा चीज़ों को अमन की तरफ लाया जा सके वही तमाम दुनिया के लिए बेहतर होगा। मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल, मशरिक़ वस्ता में ममालिक जो मौजूद हैं उन पे तो असरअंदाज होगी, यूरोपियन कंट्रीज़ के लिए भी इसी तरह असरअंदाज होंगी जैसे कि यहाँ पर सूरत हाल परेशान कुन है? नहीं देखिए, परेशान तो है सबके लिए, ऐसी बात नहीं है। अब आप किस तरह की किसको आलमी जंग कहते हैं मैं नहीं समझ पा रहा, क्योंकि अभी आप कुछ देर पहले कतर पे भी अटैक किया ईरानी मिसाइल, तो अभी इतने मुल्क तो इन्वॉल्व हो गए। बाकी आपने कहा कि गजा के हवाले से गजा को खंडर बना दिया, तो आज की तारीख में तेल अवीव जो इसराइल का कैपिटल है वो भी खंडर बन गया है, उसकी जो सबसे बड़ी पोर्ट का जो सिटी है हाइफा वो भी खंडर बन गया है, एक IT की इनका कोई सिटी है मुझे नाम है उसका याद नहीं आ रहा, वो भी तो तबाही काफी हुई है। ऐसा नहीं इसराइल की भी तबाही हुई है, ईरान की हुई है। तो जो मुस्लिम मुल्क जिनके आप नाम ले रहे हैं मुस्लिम मुमालिक है, फलस्तीन हो गया, ईरान हो, इराक हो गया, ये तो कितने सालों से पिसते जा रहे हैं ना, लीबिया हो गया, लबनान हो गया, ये तो हर साल हर वक्त 50 साल से मार ही खा रहे हैं। इस बार पहली
पहली बार ऐसा हुआ है कि इसराइल पे भी अटैक हुआ है। 77 साल 1948 से लेकर अभी तक फर्स्ट टाइम इसराइल पे ऐसे अटैक हुए हैं कि इसराइल के लोग भाग रहे हैं। अगर आज फ्लाइटें खोल दी जाए तो मुझे लगता है 90% इसराइली लोग इसराइल छोड़ दें। तो अभी हालात चेंज हो गए। वजह क्या है कि ग्लोबल की कुछ पावर हैं जो ईरान के साथ सपोर्ट में आ गई है, जिसकी वजह से जंग बढ़ती जाती है। यानी रसिया और चाइना, इनके पास टेक्नोलॉजी है, असला है, इनका सपोर्ट काफी है, जिसकी वजह से यहाँ तक पहुंचा है। आप क्या समझते हैं, यमन से अभी हथियार डाले अमेरिका ने, कंप्रोमाइज किया, किस वजह से किया? यमन के पास असला कहाँ से आया? इन्हीं मुल्कों से आया। और आज भी अगर ये स्टेट ऑफ हुर्मुज़ अगर बंद कर दी जाएगी तो आप यकीन करें अमेरिका की नेवी में इतनी पावर नहीं है कि वो इनका मुकाबला कर सके। अगर दुआ करें कि ऐसा नहीं हो, अमन हो जाए, अच्छी बात है। लेकिन प्रॉब्लम कहाँ आ रही है? प्रॉब्लम आ रही है कि डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर किसी को ट्रस्ट नहीं है। वो कहता कुछ है और करता कुछ है। अगर जो सबसे बड़ी सुपर पावर है आज की तारीख में, उसका जो मेन यानी जो उस पावर के ऊपर ही अगर किसी को उनकी बात पे भरोसा नहीं रहेगा तो अमन कहाँ से आएगा? किसी को उसके ऊपर भरोसा नहीं रहा। वो जो कहता है, वो अभी कुछ दिन पहले आपने देखा होगा, कहा हम 2 हफ्ते तक टाइम देते हैं, 2 हफ्ते बाद अटैक करेंगे, और उसने दूसरे दिन अटैक कर दिया। तो मसला ये हो मसला ये हो गया है कि ट्रंप के ऊपर यानी अमेरिका के ऊपर किसी को ट्रस्ट नहीं रहा तो अमन कहाँ से आएगा? ये प्रॉब्लम आ रही है। बिल्कुल, आपकी मौजूदगी का फायदा उठाते हुए मैं एक सवाल जरूर करना चाहूंगी उन लोगों के लिए जो कि आपसे जब पहले बात हो रही थी तो एक सवाल मैंने किया था कि हमारा यहाँ से ब्रेन ड्रेन हो रहा है और बहुत से नौजवान, बहुत से प्रोफेशनल्स हैं जो कि यूरोपियन कंट्रीज में जा चुके हैं और वहां पे उनका सेटअप है। इस जंग के असरात उन पर क्या मुरतब होंगे, यहाँ जो वहां पर मौजूद हैं या जो लोग जा रहे हैं? देखिए, असरात तो इससे इकोनॉमिकली कह रही हैं यहाँ पे, इकोनॉमिकली असरात तो यूरोप पे आ ही गए हैं यूक्रेन की जंग के बाद और इसके बाद इस जंग के बाद। अगर ये जो बंद कर दिया जाएगा यानी स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़ अगर बंद हो जाएगी तो इसके बाद आप क्या समझते हैं, ऑयल के प्राइस, एनर्जी प्राइस इतने ज्यादा बढ़ जाएंगे कि यूरोप तो सर्वाइव भी नहीं कर पाएगा। उसकी वजह से उनको लड़ना मजबूरी हो जाएगी। आप दुआ करें ऐसा नहीं हो। अगर उन्होंने बंद कर दिया वो इनका जो शिपिंग जो रूट है अगर बंद हो गया तो फिर जंग को कोई नहीं रोक सकता, फिर उसके पास किसी के पास ऑप्शन नहीं रहेंगे। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि अमन आज भी हो सकता है, सब अमन चाहते हैं, लेकिन जो सबसे बड़ी ताकत है उसकी क्रेडिबिलिटी नहीं है। वो कहते कुछ है, कर कुछ देते हैं, तो जब उनकी बात पे आपको यकीन नहीं है तो आप क्या करेंगे? आप किस तरह उनको डील कर सकते हैं? अभी भी वो कुछ अभी ट्रम्प साहब ने कहा कि हमने जो अटैक कर दिया हम अटैक नहीं करेंगे। सही है, अच्छी बात है, लेकिन इनकी बात पे ट्रस्ट नहीं है। उसी वजह से अमेरिकन बेस जो कतर में है उस पर अटैक किया गया। ट्रस्ट नहीं आ रहा। अगर ट्रस्ट होता तो कतर पे अटैक करने की जरूरत ही नहीं पड़ती। तो अभी कहाँ से अमन आएगा ये एक सवाल बन गया। बिल्कुल। लास्ट कमेंट में आपसे भी लेना चाहूंगी नौरीन साहिबा, आपने यही बात कही थी ट्रस्ट लेवल की, जल्दी से ये यूरोपियन कंट्रीज के हवाले से जी लास्ट कमेंट। मैं आपको पहले कह रही हूँ कि इस वक्त अमेरिका हो या वेस्ट हो, ये तमाम मुमालिक इस वक्त इन्फ्लेशन के दौर से गुजर रहे हैं और इसकी बड़ी हमने जो एक रेंज देखी वो ये देखी कि देखें टैरिफ्स लेकर आए डोनाल्ड ट्रंप। तो चाइना की तरफ से बहुत से ऐसी चीजें जो पूरी मईशत को बताती हैं, चाहे वो टेक्नोलॉजी हो, मिसाइल टेक्नोलॉजी हो, चाहे इलेक्ट्रॉनिक्स हो, वो सब चाइना में बनता है। और उसके बाद अगर इकोनॉमिकली इक्तिसादी तौर पे ऑयल का भी प्राइस बढ़ जाएगा, कमोडिटीज का बढ़ जाएगा, so nobody can go into war जब इकोनॉमी आपकी कैरेबल हो रही है। लास्ट सेंटेंस आपसे लेना चाहूंगी। सिर्फ अमेरिका या यूरोप का मामला नहीं है ये, सबसे पहले तो आप ही का मामला आता है, पाकिस्तान का मामला। आप तो $11 बिलियन का तो टोटल रिजर्व है आपके पास, और हर आदमी से तो आप वो मांगती हैं, खासतौर पे IMF जाके तो आप मिन्नतें करती हैं। तो ये मसला ये नहीं है सर, अमेरिका के पास ही पैसा नहीं होगा तो हम कहां से मांगेंगे? बहुत शुक्रिया मुनव्वर मिर्जा साहब आपकी तशरीफ आवरी के लिए, बहुत शुक्रिया नौरीन शम्स साहिबा आपकी तशरीफ आवरी के लिए, बहुत शुक्रिया इकबाल एडवानी साहब आपने हमें वक्त दिया, बहुत शुक्रिया ब्रिगेडियर तारिक खलील साहब के आपने हमें वक्त दिया। नाज़रीन, खिते पर तीसरी जंग के बादल मंडला रहे हैं और आलमी रहनुमाओं की जिम्मेदारी बनती है कि फौरी फैसले करें और सूरत हाल को कंट्रोल करें। इसी के साथ शुमाइला नवाज को इजाजत दीजिए, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह।